लिखना सीखें। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लिखने से डरते हैं। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन ही उनको पता है कि मेंस आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, पर लिखना उनके लिए एक डर का हिस्सा बन चुका है। उनको लगता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं, एक अच्छा उत्तर लिखना प्रारंभ कैसे करूं। तो आज के सेशन में आप सभी को मैं बहुत शानदार तरीके से बताने जा रहा हूं कि जो बिल्कुल जीरो में बैठे हुए हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिनका आंसर राइटिंग अच्छा हो चुका हो, लेकिन फिर भी ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग एक बार समझिए कि यदि आप बिल्कुल जीरो में हैं, बिल्कुल आप शून्य में हैं, तो आपको अच्छा उत्तर लेखन कैसे करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को समझना है, क्लियर है, स्पष्ट है। और यहाँ पे जो मेरे टारगेटेड स्टूडेंट हैं, एक तो बिल्कुल नए छात्र जिन्होंने तैयारी करना प्रारंभ ही किया है, और दूसरा जहां पर भी उत्तर लेखन आता है, आईएएस में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, आरओआरओ में केवल लेटर राइटिंग का काम है, बीपीएससी में आता है सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, जेपीएससी, जितने भी आपके एग्जाम हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, जहां पर भी आपको आंसर राइटिंग करना है, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज होने जा रहा है। यहां पर देखिए, कुछ लोगों को यह लगता है कि मैं पहले दिन से ही बहुत अच्छा लिखना चालू कर दूंगा। नहीं, ये एक प्रक्रिया है। लिखना एक प्रक्रिया है, लिखना एक स्किल है। जैसे आप पहले ही दिन से ना तो साइकिल चलाना सीख गए, ना तो स्कूटी चलाना सीख गए, ना तो कार चलाना सीख गए। एक प्रोसेस होता है, 10, 15, 20 दिन लग जाते हैं आपको चीजों को समझने में। वैसे ही आंसर राइटिंग में मैं पहले कई चरणों में इसको बांटूंगा। 2 चरणों में अभी मैं प्रारंभिक तौर पे बांटूंगा, फिर इसके बाद इसका और हम विभाजन करेंगे। शुरुआत में हम करने वाले हैं इसका विभाजन। तो आंसर चेक कैसे करें, कई बार ये होता है चेक कराने को लेकर हेजिटेशन है। जैसे आप में से कुछ लोग करें कि हम अपना उत्तर चेक कराएं, उसमें डर सा लगता है। उसके लिए भी मैं आपको स्व मूल्यांकन प्रक्रिया बताऊंगा कि एक तरीका ऐसा भी है कि आप खुद भी उस आंसर को अच्छे से चेक कर सकते हैं। 3-4 तरीके, 5 तरीके आपको बताऊंगा उसमें। अब चलिए देखिए, एक आंसर राइटिंग मैं कराऊंगा। मेरा तो आंसर राइटिंग जो रहेगा आइडियल आंसर राइटिंग में यहां पे कराऊंगा। आइडियल से आपको आपकी कमियां पता चलेंगी। आइडियल का मतलब यह है कि जो एग्जाम का पैटर्न है, मैं आपको 9 मिनट में 200 शब्द लिखने के लिए बोलूंगा, ताकि आपकी स्पीड आप समझ पाओ कि आपकी स्पीड कितनी है। तो यहां पे जो होगा वो एक आदर्शात्मक स्थिति जो हो सकती है, एग्जाम हॉल की जो स्थिति हो सकती है, एग्जाम हॉल की जो सिचुएशन हो सकती है, उससे मैं गुजारूंगा। लेकिन आपको अपने स्तर पे क्या काम करना चाहिए उत्तर लेखन में, आज के सेशन में वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। सभी छात्रों के लिए बहुत कारगर सेशन है, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुने एक एक बात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, उत्तर लेखन में अभी कई सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ है हमारा, अभी इस मुद्दे पे हमारा डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि जो लोग जीरो में हैं, शून्य में हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी उत्तर लेखन की स्थिति क्या है। ठीक है, क्या अभी आप पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं? अभी तक देखो, जो बच्चा अभी तक 200 से 300 क्वेश्चन नहीं लिखा है तो निश्चित तौर पर बिगिनर ही है। कम से कम 200-300 क्वेश्चन यदि आप लिख चुके हैं तो आप बहुत एडवांस लेवल पे धीरे धीरे आ जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको कई चरणों में बांटता हूं। सबसे पहले प्रथम चरण, 2-3 स्टेज में हम बांटेंगे, पर पहले मैं आपको आज प्रथम चरण, उत्तर लेखन का प्रथम चरण कैसा होना चाहिए, पहला चरण, ये किन छात्रों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं। प्रथम चरण, ठीक है, लगभग समय की अवधि लगेगी 1 माह, 1 महीने का समय लगेगा आपको इस चरण में। 1 महीने का समय, लगभग पर डे आपको इसमें 1 घंटे का समय देना है। प्रतिदिन 1 घंटा, प्रतिदिन 1 घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा मत देना, 1 घंटा बहुत होता है। जो बिल्कुल बिगिनर है, किसी भी प्रकार की कोई शब्द सीमा नहीं है, इसका पहला रूल देखिए। इसमें समय अवधि 1 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करना है। पर डे 1 घंटा देंगे तो 1 महीने में 30 घंटे का समय आप देंगे। 1 दिन में नहीं दे देना है पूरा समय, 2 दिन में नहीं दे देना है। 1-2 दिन में पूरा समय ना दे करके आपको क्या करना है, इसको पर डे 1-1 घंटे का समय देना है। नो टाइम लिमिट, जब आप लिखेंगे तो कोई समय सीमा नहीं रखेंगे। नो टाइम लिमिट, नो वर्ड लिमिट। ये संभवतः कोई नहीं आपको बताएगा, कोई भी स्टेज वाइज आपको लिखने के लिए नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से
जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग का मेंटरशिप पूरा प्रोग्राम है, इसमें बहुत अच्छे से आज आपको बेसिक टू एडवांस, शून्य से शिखर तक, जैसे मेरी एक टैगलाइन है कि मैं हर चीज आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, वही चीज। नो टाइम लिमिट, नो वर्ड लिमिट। पहली चीज ये, मतलब कोई समय सीमा पे मत बंधना अभी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, है ना। बच्चा जब पैदा होता है तो तुरंत भागने नहीं लग जाता है, बहुत लंबे समय तक तो उसकी तेल मालिश करनी पड़ती है, बेड पे ही लेटा रहता है, फिर पलटना सीखता है। वो पलटना सीखने के बाद धीरे धीरे घुटनों के बाद चलना सीखता है, घुटनों के बाद चलने के बाद बैठना सीखता है, बैठने के बाद फिर वो धीरे 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 उल्टा लेट करके सरकना सीखता है, फिर खड़े होकर के चलना सीखता है। एक लंबी प्रक्रिया है, साल भर लग जाता है एक बच्चे को चलने में, किसी किसी को 1.5 साल भी लग जाता है। कई बार सपोर्ट की जरूरत होती है, माँ बाप सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आंसर राइटिंग में मैं आपका सपोर्ट खड़ा हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, बट जो मैं कहूँ वो तो करोगे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है, ये 2 रूल्स आपको समझ में आ गए। नो टाइम लिमिट, नो वर्ड लिमिट। क्योंकि आधे लोग इसी टेंशन में रहते हैं, पहले ही दिन से आप जो है 9 मिनट में लिखने लग जाएंगे, पहले मिनट में, पहली बार से आप शब्द सीमा में। नहीं, पहली बार से नहीं होता है। अच्छा, ये उन लोगों के साथ है। हिंदी माध्यम में क्या होता है, स्कूलिंग की हालत बहुत खराब है, स्कूल में ना तो लिखवाते हैं ना तो स्कूल की हालत खराब होने के कारण से यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजों को समझना है, गौर करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अनिवार्य चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले आपको एक प्रश्न लेना है, एक प्रश्न लीजिए। प्रश्न प्रीवियस ईयर का हो सकता है, करंट अफेयर्स का हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, मेरा दिया हुआ क्वेश्चन हो सकता है, क्लास का जो क्वेश्चंस है, या जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी जीएस में आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हो सकता है। जीएस में जो स्टडी कर रहे हैं वहां से आप टॉपिक बना सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन से एक प्रश्न लीजिए, आप एक प्रश्न लेना है, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न लीजिए, करंट से लीजिए, प्रीवियस ईयर से लीजिए, क्लास से लीजिए, जीएस से लीजिए, ठीक है। अब पहला स्टेप, पहले चरण में जब प्रश्न आपने ले लिया, रूल हमारा क्या है, नो टाइम लिमिट, नो वर्ड लिमिट। कुछ नहीं करेंगे, ये अपने स्तर पे आपको काम कराना है। मैं जो यहां पे कराऊंगा, मैं क्लासरूम वाला जो माहौल होगा, एग्जाम हॉल वाला जो माहौल होगा, वो मैं आपके साथ मेंटेन करके चलूंगा। सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। आज आप आंसर राइटिंग के पहले चरण को समझने जा रहे हैं, जो डर है आपका वो खत्म करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे, प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, जैसे अब मैं एक यहां पे क्वेश्चन लेने जा रहा हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, एक प्रश्न लेने जा रहा हूं, कोई भी एक प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक प्रश्न ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको आसान लगे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी का तो क्वेश्चन है। एक हमने प्रश्न लिया, ये प्रश्न हमारे सामने आ गया। आप भी इस तरीके से एक प्रश्न लेंगे, 1 घंटे का टाइम पर डे देना है। ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए, ये प्रश्न है। तो मैंने बोला सावधानी पूर्वक पढ़िए। अब सावधानी पूर्वक पढ़ने का मतलब यह है कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय आप देखिए कि इसका टॉपिक क्या है। सबसे पहले टॉपिक निकालिए, सबसे पहले इसका टॉपिक देखिए। हर प्रश्न में एक टॉपिक होता है, यह मैं बता चुका हूं। इसका टॉपिक क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट। टॉपिक पहले, सबसे पहले टॉपिक को अंडरलाइन करिए, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, ठीक है। जब आपको यह समझना है, इसके बाद यह समझना है कि क्वेश्चन मार्क कहां कहां पे लगे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मार्क क्या है, कारण, ये पहला क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर कारण बताना है आपको। कारण को स्पष्ट करते हुए ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर इसके विभिन्न प्रकार, दूसरा यह है ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार। ये बस 3 कीवर्ड हैं। अब यहां पे 2 चीजें, एक जगह स्पष्ट कीजिए लिखा हुआ है, एक जगह चर्चा कीजिए लिखा हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, अब देखो यहां पे मैंने 3 कीवर्ड निकाले हैं सिर्फ, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। पहला कीवर्ड ये पूरा है आपका, ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी आपका पूरा कंप्लीट है। ज्वालामुखी विस्फोट, कारण बताइए, विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए, कारण बताइए, विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। बस इतना यदि आप लिख दें तो आपको आंसर मिल सकता है। अब पहले ही दिन में थोड़ा ना लिख पाएंगे, पहले तो सिर्फ क्वेश्चन को समझना सीखना है।
तो इस पे थोड़ा टाइम दीजिए, प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसके बाद जो है आपको क्या करना है, विभिन्न प्रकारों की चर्चा करनी है। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है कि टॉपिक आपको आता हो सकता है ये आपको नहीं आता हो। जब पहली बार पढ़ेंगे तो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ध्यान से समझना है, जो जो चीजें बताता जाऊं भाई, आप में से कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, पढ़ते समय क्या करेंगे, टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे, टॉपिक को पता करेंगे, टॉपिक क्या है। दूसरी चीज क्या करेंगे आप, क्वेश्चन मार्क देखेंगे, क्वेश्चन मार्क, या कह सकते हैं कि अंडरलाइन कीवर्ड करेंगे, कीवर्ड जितने भी हैं कीवर्ड। आसान है ये, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा इसको धीरे धीरे करते करते आदत का हिस्सा बन जाएगा। जब आप ये कर लेंगे तो आपको दो चीजें निकल के आएंगी प्रश्न को पढ़ने के बाद, प्रश्न को अच्छे से समझने के बाद, इसको कहेंगे समझना। बहुत सारे बच्चे प्रश्न समझे बिना ही लिख देते हैं, टाइम भी खराब हो जाता है, नंबर भी नहीं मिलते। इसलिए प्रश्न को समझना, प्रश्न को जब आप समझ जाएंगे तो दो चीजें आएंगी, या तो आपको उत्तर आता होगा, उत्तर आता है, और या आपके साथ रहेगा नहीं आता है। उत्तर आता है या उत्तर नहीं आता है, गॉट इट। दो कंडीशन होने वाली है प्रश्न पढ़ने के बाद। यदि उत्तर आता है यानी आपने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है, यदि प्रश्न आपने पढ़ रखा है, उत्तर यदि आपको आता है तो आपको दोनों सिचुएशन में एक ही काम करना है। दोनों सिचुएशन में यदि उत्तर आता है तो आप उसको पॉइंट बाय पॉइंट पैराग्राफ में लिखिए। जैसे हमेशा इंट्रोडक्शन जो आपका परिचय होता है, परिचय है, परिचय के बाद मुख्य भाग है, मुख्य भाग है, परिचय मुख्य भाग। अब यहां पे जो परिचय है, परिचय में आपको ज्वालामुखी के बारे में बताना है, क्योंकि टॉपिक के बारे में बताना है। परिचय में किसके बारे में बताना है, टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक आइडेंटिफाई हुआ है, ज्यादा नहीं 3 से 4 लाइन, ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में ही शुरुआत कर सकते हैं आप, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपको आता है, नहीं आएगा तो उस पर भी आएंगे कि उसके लिए क्या करना है। इसके बाद जो मुख्य भाग है, यदि किसी को कोई डाउट होता है, कहीं पर कोई डिस्टरबेंस होता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुख्य भाग जो है इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, और यदि कहीं पर आपके पास डायग्राम या फ्लो चार्ट है तो आप डायग्राम और फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, चार्ट। जैसे इसमें ज्वालामुखी के कारण है, कारण बता दीजिए। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क, जो आपने क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई किया है। टॉपिक कहां पे लिखेंगे, परिचय वाले सेक्शन पे। मुख्य भाग में जो क्वेश्चन मार्क, कारण, और एक पॉइंट और क्या था, कारण और इसके विभिन्न प्रकार, कारण और प्रकार, ये दोनों तो आप मेन बॉडी में लिखेंगे। इसको आप टॉपिक को डाल देंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे लग रहा है चीजें समझ पा रहे हो आप, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो क्या? एक बार कमेंट में बता दो सब लोग एक साथ, सबको समझ में आ रही मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो एक कंडीशन ये, इसको लिखिए और लिखने के बाद फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। निष्कर्ष थोड़ा पॉजिटिव मोड पे लिखिएगा, सकारात्मक लिखिएगा, सकारात्मक। अंत अच्छा होना चाहिए, अंत पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां पे आते हैं, यदि नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं आते। क्यों? सिलेबस नहीं तैयार है, मेरा तो पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। तो करेंगे क्या, बुक निकालिए, इंटरनेट का यूज करिए, जो भी आपको पॉसिबल हो। ज्यादा बेहतर है आप बुक का भरोसा लीजिए। इंटरनेट और बुक, ये दो माध्यम है आपके पास। यूट्यूब में चले जाइए, अच्छे वीडियोस देख लीजिए उस टॉपिक पे। तो सबसे पहला काम करना है, कलेक्ट द फैक्ट, कलेक्ट द फैक्ट। आप तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तथ्यों को इकट्ठा करेंगे। किससे जुड़े हुए तथ्यों को, प्रश्न से जुड़े हुए तथ्यों को, जो प्रश्न है, जो टॉपिक है। कलेक्ट द फैक्ट, प्रश्न से जुड़े हुए फैक्ट, तथ्यों से जुड़े हुए फैक्ट आप क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। प्रश्न से जुड़े हुए फैक्ट और तथ्यों से जुड़े हुए फैक्ट इकट्ठा करेंगे।
इकट्ठा करने के बाद जब आप इनको कलेक्ट कर लेंगे, फिर अगला काम है आप उनको याद करेंगे। याद कीजिए, टाइम लग सकता है, एक क्वेश्चन को लिखने में हो सकता है 2 दिन लग जाए। उनको याद कीजिए, ठीक है। फैक्ट इकट्ठा करिए और तथ्य इकट्ठा करिए, ठीक है, और याद कीजिए उनको। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तथ्यों की पहचान कीजिए, तथ्यों को इकट्ठा करिए, कलेक्ट कीजिए, याद करिए। इसके बाद फिर से जाइए प्रश्न पे, अगेन प्रश्न को पढ़िए, दोबारा फिर प्रश्न पे जाइए और प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए। अगला काम कर लीजिए, फिर से जाके क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा प्रश्न पढ़िए, ठीक है। फिर इसके बाद तथ्यों को एक बार सीक्वेंस वाइज लगाइए कि मुझे पहले क्या लिखना है। पहले मुझे ज्वालामुखी के बारे में बताना है तो ज्वालामुखी विस्फोट बता दिया कि ज्वालामुखी विस्फोट ये होता है। पहला क्रम यही होना चाहिए कि पहले टॉपिक के बारे में आपको बताना है, बहुत ज्यादा नहीं, 3 4 5 लाइनों में कोशिश करिए, शॉर्ट में लिखिए। और इसके बाद जब उनको तथ्यों को क्रम पे लगा ले कि पहले मुझको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद पहले मुझे इंट्रोडक्शन में टॉपिक को लिखना है, पहले आपको परिचय लिखना होगा प्रश्न में, तो आपको इसी तरीके से अपने फैक्ट को भी देखना पड़ेगा। ज्वालामुखी, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है आपको मुख्य भाग जब लिखना है, मुख्य भाग में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के बारे में लिखना है। यहां पे तो टॉपिक के बारे में लिखना है, जो लगभग टॉपिक है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क 2 हैं, इसको आप दोनों में लिख सकती हैं, या तो पॉइंट बाय पॉइंट। कोशिश करिए यदि कारण वगैरह पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, तो पॉइंट वाइज लिखिए। नंबर डालने की जरूरत नहीं है पॉइंट में, पॉइंट में नंबर ना डाल के ऐसा एक सिंबल बना दो, राउंड राउंड सिंबल बना दो, स्टार बना दो, कुछ भी ऐसा बना दो, पर वो मत करो, ठीक है। तो पॉइंटों में लिखेंगे आप। दूसरा काम क्या करेंगे, ये काम आज से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। पॉइंटों में लिखने की कोशिश करिए, या तो पैराग्राफ में, यदि पैराग्राफ आपको लग रहा है तो पैराग्राफ में। अभी मैं बता भी दूंगा कि पॉइंटों में क्या क्या चीजें आपको लिखनी चाहिए। जैसे कारण आपको पॉइंट में लिखने चाहिए, प्रकार आपको पॉइंट में लिखने चाहिए, कुछ चीजें पैराग्राफ में भी लिखनी पड़ती हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी जब आप लिखोगे चीजों को। क्लियर है, स्पष्ट है। तो फैक्ट को क्या करिए, जितने भी फैक्ट आपने तैयार किए हैं, तो पहले जो है टॉपिक इकट्ठा कर लीजिए। फिर इसके बाद मुख्य भाग में पहले देखिए कारण पूछा गया तो पहले कारण लिखना है, फिर प्रकार पूछा गया तो प्रकार लिखना है। जो क्वेश्चन की डिमांड हो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है आपको। देखो क्वेश्चन में क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, सब जगह सेम एप्लीकेशन होगा। क्वेश्चन में नंबर 1 पे ये है, टॉपिक है, और कई बार टॉपिक लास्ट में भी हो सकता है आपका, ये भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि टॉपिक आपका शुरू में ही रहे, टॉपिक कई बार लास्ट में भी होता है। तो टॉपिक आइडेंटिटी, टॉपिक नंबर 1 पे रहेगा, नंबर 2 पे आपका ये रहेगा, और नंबर 3 पे प्रकार रहेगा। 1 पहले आपको ये लिखना है, दूसरे नंबर पे लिखना है, तीसरे नंबर पे प्रकार लिखना है। आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। गॉट इट। ये सब सुनना नहीं है मेरी बात, आज से अप्लाई होना चालू हो जाना चाहिए। 1 घंटे पर डे आंसर राइटिंग पे देना शुरू कर देना है आपको, तब बात बन पाएगी। बाकी क्लास में तो मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। क्लास तो आपको वो चीज देगी कि आपको मजा आ जाएगा। तो पॉइंट आपका हो गया, पैराग्राफ आपका हो गया, 2 चीजें आपने एक तय कर ली। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको देखो कोई नहीं बताएगा कि कैसे लिखना है, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चीजें समझा रहा हूं। जब आपको यह समझ में आ गया, आपने जो है तथ्यों को क्रम से लगा लिया कि किसको पहले लिखना है, तथ्यों को क्रम से अपने ब्रेन में भी कर सकते हैं, काम ब्रेन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्रम से लगाएं। अब आ जाती है उत्तर लेखन की बारी। अब आपको करना है उत्तर लेखन। एक रूल बताया था, क्या रूल बताया था मैंने आपको, नो टाइम लिमिट, लिखते समय कोई टाइम नहीं देखना है, और नो वर्ड लिमिट, कोई शब्द सीमा नहीं देखना, बस लिखना है। पहले आपको लिखना सिखा रहा हूं मैं, ये इस पे आएंगे, इस एक्सपर्टीज पे दूसरे तीसरे चरण में यहां पे भी आएंगे, फिर टाइमर लगा के आप लिखा करिएगा खुद को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण काम आंसर लिखना है। पहली बात, देख देख बिल्कुल नहीं लिखेंगे। कोई भी बच्चा यहां पर देख देख के नहीं लिखेगा, कोई भी आंसर को देख के नहीं लिखेगा कि आप देख के लिख रहे हैं। आप इसका बॉडी फ्रेम करेंगे, आंसर का बॉडी फ्रेम, ठीक है, बॉडी फ्रेम करेंगे। अब बॉडी फ्रेम करने पे सबसे पहले परिचय है,
परिचय आप देंगे। जब भी आंसर राइटिंग करेंगे सबसे पहले परिचय, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें प्रश्न के टॉपिक के बारे में बताएंगे, टॉपिक के बारे में बताएं, बहुत शॉर्ट में बताना है, बहुत लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि आंसर ये नहीं है, आंसर कुछ और आपसे पूछा गया है, बट आप शुरुआत कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। टॉपिक जैसे ज्वालामुखी विस्फोट था हमारा, कितना लिखेंगे, 3 से 4 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कोशिश करिए 3 से 4 लाइन में आपका ये आ जाए, इससे ज्यादा नहीं। अप्रॉक्स 20 से 30 या 35 शब्द, लगभग 35 शब्द के आसपास, ठीक है। इसके बाद परिचय के बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है मेन बॉडी। ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि इसमें प्रश्न के मांग के अनुसार आप लिखते हैं, प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर, प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर आपको देना है, ठीक है। जो जैसे प्रश्न मैंने जो क्वेश्चन हमने लिया है, यहां पे देखा जाए तो एग्जैक्ट जो हमें आंसर देना है वो किसका आंसर देना है, कारण बताइए, ज्वालामुखी किस कारण से हो रहा है, ये एग्जामिनर चाहता है आपसे। एग्जामिनर चाह रहा है क्या प्रकार है ज्वालामुखी के, ये आप बताइए। ज्वालामुखी उद्गार के आधार पे बताइए, यहां पे आधार भी दे रखा है कि उद्गार के आधार पे बताइएगा कि हम कितने प्रकारों में इसको बांट सकते हैं। क्लास वगैरह में मैं आंसर करवा भी चुका हूं, पर ठीक है, आप में से कुछ लोग जो भी हैं, घबराना नहीं है अभी, बिल्कुल भी अभी टेंशन नहीं लेना। टाइम बहुत लग रहा है, समय सीमा ज्यादा लग रही है, लगेगा, शुरुआत में सबको लगता है, ठीक है। अब मेन बॉडी में जो मांगा गया है, जैसे कारण पूछा गया है और विभिन्न प्रकार पूछा गया है, वो भी ज्वालामुखी उद्गार के आधार पे विभिन्न प्रकार, इन दोनों को पॉइंट बाय पॉइंट, पहले कारण के पॉइंट बता दीजिए, ज्वालामुखी के कारण पॉइंट, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बता दीजिए, और फिर ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर उसके विभिन्न प्रकार बता दीजिए। आमतौर पे आपको एक ही पेन का यूज करना चाहिए, ब्लू पेन, यदि जरूरत पड़े तो 2 पेन यूज कर सकते हैं, ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं, हेडिंग डालने में आपको ब्लैक का यूज करना है। बाकी आपको तीसरा कोई भी कलर यूज नहीं करना, कभी भी, ना तो रेड यूज करना, ना तो ग्रीन यूज करना, कुछ भी मत यूज करना। यदि सिंगल पेन से लिखना चाहते हो तो सिंगल पेन से लिखना, और एक चीज और है, आंसर राइटिंग करते समय में अंडरलाइन भी करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उनको अंडरलाइन कर देने से चीजें और बेहतर हो जाती है, एग्जामिनर को समझने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो पॉइंटों में लिख सकते हैं, पैरा में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो प्रश्न का मेन बॉडी है, ये सबसे बड़ा हिस्सा आपका होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लगभग मान के चलिए कि इसमें आपको 120 से 130 शब्द आपको यहां पे लिखने हैं। कोशिश करिए एक सांस में मत लिखिए, अलग अलग, यदि पॉइंटों में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़िया से गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यदि पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो कम से कम 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में इसको लिखने की कोशिश करिए, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 पैराग्राफ भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो मेन बॉडी को 2 से 3 पैराग्राफ में लिखिए, यदि पॉइंटों में लिख रहे हैं तो पॉइंटों में अच्छे से लिखिए। यही है, इसी से आपको नंबर मिलेंगे, यही आपका आधार बनेगा आपको अंक दिलाने का। सामवीनंद जी करें, कोई जरूरत नहीं, यदि पेन बदलने का टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर पेन एक ही रखो, क्यों 2 पेन रखना, कोई जरूरत नहीं कि 2 पेन से लिखना है, 3 पेन से, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि कोई किसी को 2 पेन से लिखना है, 3 पेन से लिखना है, सिर्फ 1 पेन से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कोई आपके नंबर कट जाएंगे, ये भी नहीं है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को। और बॉडी फ्रेम कर लेना है, बस इतना सा काम पहले आपको करना है, ठीक है। अब यहां पे 2-3 सारी चीजें और मैं आपको बताता हूं। बॉडी फ्रेम में जब आप बॉडी करेंगे तो थोड़ा सा आप प्रायोरिटी करना सीखिए बॉडी फ्रेम करते समय, प्राथमिकता की, किसको मैं पहले लिखूं, किसको बाद में लिखूं। जैसे मैंने आपको एक क्रम बताया कि पहले टॉपिक को लिखते हैं, है ना, फिर आप जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, क्या पूछा गया है मेन बॉडी में, उनको लिखते हैं। तो आप एक प्रायोरिटी अपने दिमाग में तय करना चालू करिए, चुनिए कि मुझे पहले क्या पॉइंट लिखना है, जो फैक्ट आपने कलेक्ट किए हैं उसमें मुझे क्या पॉइंट लिखना है। और आंसर राइटिंग मैंने जो बताई, पैराग्राफ पॉइंट वाइज आपको करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ में उत्तर दीजिए, 2 से 3 पैराग्राफ बनाइए और फाइनली आंसर राइटिंग करना प्रारंभ कर दीजिए, बस, ठीक है। अब जब आप उसको लिख लिया, आपने पूरे उत्तर को लिख लिया, अब आपको लगेगा मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है।
कैसे पता चलेगा? कई तरीके हैं। एक तरीका है स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन, आप स्वमूल्यांकन करिए, खुद से मूल्यांकन करिए। स्वमूल्यांकन करने से क्या होता है? स्वमूल्यांकन देखो कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, पर अभी पहले सबसे पहले एक है खुद से मूल्यांकन करना। सबसे आसान काम है, आप खुद हैं, आप अपनी कमियां खुद खोजिए, खुद उनको दूर करिए, ठीक है। फिर से सुनिएगा, स्वमूल्यांकन अभी मैं बताऊंगा मूल्यांकन करने के कितने तरीके हो सकते हैं, पर मैं पहले केवल स्वमूल्यांकन को प्रायोरिटी दे रहा हूं, क्योंकि शुरू यदि आपने किया, अभी आप पहले ही स्टेज में हैं और आप अपने किसी मित्र को दिखाने चले गए, किसी टीचर को दिखाने चले गए, किसी को और को दिखाने चले गए, तो फिर क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाएगा। इसलिए कोशिश करिए पहले खुद से कमियां खोजिए, खुद से कमियां खोजिए, और खुद से कमियां खोजने के बाद क्या करना है? उत्तर को दोबारा लिखिए, दोबारा लिखिए, तिबारा लिखिए, बार बार आपको लगेगा, आपको पता चल जाएगा, अरे मैंने अभी परिभाषा सही नहीं लिखी, मेरी कटिंग बहुत हो गई। कमियां खोज के उसी उत्तर को दोबारा लिखिए, तिबारा लिखिए, चौथी बार लिखिए, चौथी बार लिखिए। बस ये पहले चरण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आपने एक काम कर लिया, कमियां खोजने के बाद कमियां दूर करते हुए लिखना है। कमियां बहुत सारी होंगी, कभी आपको लग रहा है यार कंटेंट अभी मेरे मन मुताबिक नहीं है, अभी प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं, हम खुद से पहले दूर कर लेना अपने आप को, फिर तो हम मूल्यांकन के लिए जाएं। अभी जैसे मान लो कोई एथलीट है ना, जो किसी न किसी गेम से जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि उसकी रेस कितनी है, उसको टाइमिंग कितना आ रहा है, तो वो क्या करता है? खुद से काम करता है, खुद से काम करता है, और करने के बाद जो है वो फिर, समझ रहे हैं मेरी बात को? सबको क्लियर हो रहा है? क्या लगता है आपको, अब आंसर राइटिंग कर पाओगे? क्या अब लग रहा है कि आंसर राइटिंग कर पाओगे? सिंपल सा फॉर्मूला है। पहला स्टेज, नो टाइम लिमिट, नो वर्ड लिमिट, डेली आंसर राइटिंग। एक ही प्रश्न को आपको लगातार 1 महीने तक कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन कर पाओगे, और ज्यादा कितने कर पाओगे? 10 क्वेश्चन से ज्यादा 1 महीने में नहीं कर पाओगे, लेकिन आप देखना क्या परिवर्तन आएगा, क्या बदलाव आएगा। 1 घंटा आपका जो है आपके दिमाग में बिल्कुल से ऐसा लगेगा न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग गया, आपको एक नया स्किल आने लग गया। जैसे कार चलाना सीखते हैं ना, मैं वैसे ही आपको लिखने का तरीका 1 महीने में बदलाव आएगा आपके जीवन में। ये 10 क्वेश्चन आपको देखेगा इनलाइटन करेंगे आपके अंदर, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को, आपके स्किल को मजबूत करेंगे। ये तरीका नहीं है कि बस चालू कर दिया लिखना, पागलों की तरह चालू कर। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, इस प्रोसेस के साथ रहना है। हाँ, क्लासरूम में जब हम करेंगे मेंस आंसर राइटिंग की क्लास जब हम करेंगे, तो मैं आपको आइडियल ही लिखाऊंगा, ताकि आपको अपनी कमियां पता चले कि अभी मुझे कहां पहुंचना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं अभी ये प्रक्रिया आपको स्वयं से करनी है, ये प्रक्रिया कोई और नहीं करा सकता आपसे। अभी इसमें कोई वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट नहीं है। आप 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 शब्दों में जो लिखना चाहें आप लिखें। सारी आपके लिए मैंने फ्रीडम दे रखी है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 10 मिनट लें, 15 मिनट लें, 20 मिनट लें, सोचे, दिमाग में पहले जोर डालें। अभी शुरुआत है, अभी प्रारंभिक चरण है। हम शुरू में दौड़ेंगे नहीं, दौड़ने का टाइम आएगा जब दूसरा और तीसरा चरण आएगा, तब मैं धीरे धीरे दौड़ाऊंगा आपको। पहले चरण के हिसाब से आज से चलना चालू कर दे। पर डे 1 घंटा आपको देना है इसमें, 1 महीने तक का। आज से आपकी डेट स्टार्ट होती है, आज से आपका डेट स्टार्ट होती है, आज से आपका दिन प्रारंभ होता है। और आंसर राइटिंग के लिए एक निर्णायक दिन हो सकता है, आपकी लाइफ का एक बहुत लाइफ चेंजिंग दिन हो सकता है। सिविल सर्विसेज परीक्षा निकालनी है तो आंसर राइटिंग करना आनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो लिखना कैसे है, लिखना शुरू कैसे करना है, बिगिनर्स जितने भी हैं उन सब के लिए अपने आप में बहुत कारगर तरीका बन जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण आप बताओ कि मैं कब बताऊं। आप यदि कहते हो तो द्वितीय चरण अभी बता देता हूं, या फिर एक काम कर सकते हो, द्वितीय चरण थोड़ा टाइम ले लेते हैं, अगले उसमें डिस्कस कर लेते हैं। मेंस आंसर राइटिंग का जो बैच रहेगा, हाँ ठीक है, आपको अपना टाइम ले लेना है। अगला चरण क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर दिमाग में अगला चरण चलने लग जाएगा ना। पहले चरण पे पहले काम करो, बस
सेकंड चरण हम लोग बाद में करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन, ठीक है। आज से स्टार्ट कर लो बस, फिर देखो आंसर राइटिंग का कहां पे जाके खड़े हो जाते हो। कॉपी नकल नहीं करना, बल्कि फैक्ट कलेक्ट करो, ईमानदारी पूर्वक पढ़ो, याद करो, सब कुछ करो, पर ये नहीं देख देख के लिख रहे हो। जीरो आएगा हमेशा, देख देख के लिखने वाले को जीरो नंबर हमेशा मिलते हैं। वो जिंदगी भर देख देख के ही लिखता रहेगा। देख देख के नहीं लिखना है, बल्कि वो तरीके से लिखना है जो तरीका मैंने बताया। नहीं नहीं, ये तरीका नहीं सही है। यदि आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग है, तो बिगिनर के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। महेश रीवा जी जरूर होगी आंसर राइटिंग, क्यों परेशान है? आएगा, आंसर राइटिंग वाला दिन भी आएगा, उत्तर लेखन वाला दिन भी आएगा। पहले थोड़ा बेसिक तो क्लियर हो जाए, पहले आपके दिमाग का ढक्कन तो खोल दूं मैं पूरी तरीके से। जो जंग लग गई है दिमाग में आंसर राइटिंग के प्रति, उसको तो सही कर दे। हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, वो दिन भी आएगा, बट उस दिन क्या होता है, ये सब पीछे भगने लग जाएंगे। कुछ तो आते हैं, कुछ तो रेगुलर लिखते हैं। जैसे आप एक रेगुलर लिखने वाली स्टूडेंट है, और मुझे पता है कि जब आप फर्स्ट टाइम लिख रही थी और आज जब आप लिख रही हैं, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आज मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपकी कॉपी का। आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं थी, बहुत सारी चीजें आपने सुधार की हैं, आपने पैराग्राफ, पॉइंट, डायग्राम, सब कुछ को आपने मेंटेन करने का, तो बहुत सारे बच्चे सीख गए हैं, आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच गए। लेकिन उनको भी तो साथ में लेके चलना है। जो आपके ऐसे भी मित्र हैं जिनको आंसर राइटिंग से डर लगता है, जो लिख ही नहीं सकते, जो 2 लाइन लिखने में हाथ कांपता है, जो शुरू नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुझे सबको, अभिषेक मेहरा बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करते हैं, ईसा जी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कहते हैं, सांभवी नंद जी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर रही हैं, एक हरीश सोलंकी जी हमारे हैं, वो भी ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं, वो भी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करते हैं। तो इस बैच में और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंसर राइटिंग से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। इसके अलावा एक नरपत सोलंकी थे, वो भी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे थे। एक माया जी थी, उनका तो सिलेक्शन हो गया, वो भी बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर रही थी। तो मतलब मेरे लिस्ट में देखो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। एक ऋषि जी थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया, वो भी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे थे, ठीक है। एक अरुणेश जी थे, वो भी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे थे। तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं नाम कितना, और देखो मेरे दिमाग में नाम सबके याद है, सबका दिमाग में नाम रहता है जितने लोग लिखते हैं। दिव्या जी एक स्टूडेंट रही हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखी हैं, बहुत बढ़िया से लिखती रही, कंटिन्यूअस उन्होंने लिखा। महेश रीवा जी बिल्कुल, देखो मेरी वजह से नहीं मुमकिन हुआ है, आपकी खुद की वजह से आपने मेहनत। यदि मेरी वजह से मुमकिन होना होता तो सबका हो जाता। आपने जो मैंने कहा उसको आपने अप्लाई किया, उस कारण से आपका मुमकिन हुआ है। कोई किसी की आंसर राइटिंग अच्छी नहीं करा सकता है, बस तरीके बताए जा सकते हैं। वो तरीका आपने अपनाया, आपको हिट कर गया, आपको काम कर गया। और जो तरीका बता रहा हूँ, इसके अलावा दूसरा तरीका है भी नहीं। कोई सोचे आज ही जो है सुपर फास्ट लिखने लग जाए, आज ही स्पीड बढ़ जाए। अच्छा, स्पीड बढ़ाने का भी तरीका बता चुका हूँ बैच में, कि डेली आपको क्या करना है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे, कुछ तो मेरी क्लासेस कर रहे हैं, उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्लास पे मैं इतनी स्पीड में लिखवाता हूँ, साल भर में स्पीड अच्छी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी स्पीड पे काम नहीं कर रहे होंगे। ईशा जी करें सर, आपसे ही सीखा है मैंने तो फर्स्ट टाइम भी स्पीड भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ईशा जी, बस इसको बहुत अच्छा करना है। सांभवी नंद जी ने भी बहुत अच्छे से लिखा है। मतलब मैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने जीरो से उठते हुए देखा है और आज बहुत अच्छे उत्तर लेखन में। और एक चीज मैं कहता हूँ, यदि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो मेंस में आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप लिख के आओगे बहुत अच्छे से। तो ये पहला चरण का आज डिस्कशन है। सेकंड चरण में 1 महीने बाद एग्जैक्ट वीडियो इसका पब्लिश करूंगा। सेकंड का क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकंड चरण। फर्स्ट स्टेज तो आज हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि अब सेकंड चरण डिस्कस करने का मतलब है कि फर्स्ट चरण से फोकस हट जाना आपका। फिर मैं इसका तीसरा चरण और फाइनल चरण भी डिस्कस करूंगा। ये 3 चरणों को करने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा आंसर राइटिंग का, यानी 3 महीने में जबरदस्त उत्तर लेखन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।